हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आपसे का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो हम पढ़ेंगे आज भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ बातें पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल देख लिए थे और 7 नगरों की बात कर ली थी। जितने नगर थी, जिस दृष्टि से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उस दृष्टि के अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इसी सिंधु घाटी के अंदर, इसी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज। पहले हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। क्या? नगर नियोजन। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक व धार्मिक पक्ष। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नगर नियोजन व धार्मिक पक्ष कैसा था, किसमें देखेंगे। पहले नगर नियोजन पढ़ेंगे और इसी नगर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नगर वाला क्षेत्र है, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे सामाजिक व धार्मिक पक्ष, यानी सामाजिक व धार्मिक विशेषताएं क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में जो लोग नगर में नियोजन करते थे, उसके अंदर देखेंगे कि सामाजिक व धार्मिक पक्ष क्या थे। प्रारंभ करते हैं इसी नगर नियोजन से, है ना। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को पहले की बात करें तो ऐतिहासिक काल भी कहते थे, कांस्य युगीन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। वह प्रथम नगरीकरण काल भी सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहले नगरीकरण काल प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इस नगर नियोजन को हम देखने वाली हैं प्रथम नगरीकरण काल के माध्यम से। अगर आपसे पूछ ले प्रथम नगरीकरण काल किस सभ्यता को कहा जाता है या किस सभ्यता का है, तब बता देना। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। मेरे ये नाम बताने का मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं नगर नियोजन। पहले इसी को आग ऐतिहासिक काल कहते थे, उसी के बाद में इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहने लगे, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा मिला। तांबे के अंदर टीन मिलाने से कांसा बनता है, और कांसा बनता है तो फिर कांसे का प्रयोग होने लग गया, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहती है। इसके बाद में धीरे धीरे करके नगर स्थापित होने लगे। उन्हीं नगरों के कारण सबसे पहले इसी सभ्यता में नगर स्थापित हुए, इसी के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण काल क्या कहती हैं, प्रथम नगरीकरण काल। अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पढ़ा कि नगर जो है वो कौन सा क्षेत्र है, और नगर के बाद में जो दूसरा क्षेत्र है जिसे पश्चिमी टीला कहते हैं, पश्चिमी टीला यानी दुर्ग व गढ़, है ना। तो हमने दो क्षेत्र देखे थे, ऐसे दो टीले होते थे। एक तो पश्चिमी टीला होता था और एक पूर्वी टीला होता था, जो क्या है थोड़ा पश्चिमी टीले के बजाय थोड़ा बड़ा होता था। अब जो पश्चिमी टीला है, यहाँ पे क्या था, इसको कहते हैं दुर्ग। क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं, या इसी को कहते हैं गढ़ी। क्या कहते हैं? गढ़ी। अब ये जो टीला बचा है, इस टीले को क्या कहते हैं साथियों? दूसरा जो टीला है, इस टीले को कहते हैं नगर। क्या कहते हैं? नगर। अब ये देखो, दुर्ग गढ़ी यानी दुर्ग या गढ़, दुर्ग या गढ़, फोर्ट, है ना, किला। किले के अंदर आप बताओ
इतिहास पढ़ती हैं तब हम किले की बात करते हैं, दुर्ग की बात करती हैं, तो इस दुर्ग के अंदर कौन निवास करता है साथियों? इस दुर्ग के अंदर राजा महाराजा निवास करते हैं, वो उनके दरबारी निवास करती हैं, वह उनके राज पुरोहित जो ब्राह्मण होते हैं वो निवास करते हैं, यही पढ़ती हैं। तो ये जो दुर्ग वाला किला है यहाँ पे राजा महाराजा निवास करते हैं, तो इस किले का क्या चाहिए? हमें सुरक्षा चाहिए, यानी इसके चारों तरफ इस किले के क्या होती है? प्राचीर परकोटा होता है। क्या होता है? प्राचीर परकोटा होता है, ध्यान में रखें। दुर्ग के चारों तरफ परकोटा प्राचीर रक्षा कवच होता है। क्या होता है? रक्षा कवच होता है। इस रक्षा कवच की जो बाहरी सीमा है ये होती है साथियों पक्की ईंटों की। किसकी होती है साथियों? पक्की ईंटों की होती है। और ये जो अंदर की परत है ये होती है साथियों कच्ची ईंटों की। ध्यान में रख लेना, जो प्राचीर है, रक्षा प्राचीर है, प्रकोटा है, इसके बाहरी जो परत होती है वो पक्की ईंटों की होती है और जो अंदर की जो परत होती है वो कच्ची ईंटों की होती है। समझ में आई बात? अब नगर के क्षेत्र पे चलते हैं, नगर वाला जो टीला है इसको देखते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कोई ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसके दोनों टीलों के चारों तरफ प्राचीर लगाई गई? अब आप कहोगे सर आपने तो बताया था सिर्फ दुर्ग व गढ़ी के चारों तरफ प्राचीर थी। नहीं, अब मैं आपको एक और बताने वाला हूँ, ऐसा एक स्थल और है जो क्या है, दोनों टीलों को प्राचीर से घेर के रखता है। दुर्ग व गढ़ी व नगर वाला जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों के चारों तरफ प्राचीर है, रक्षा कवच है, परकोटा है। दुर्ग के तो सभी में परकोटा मिलता है लगभग, लेकिन नगर वाला जो क्षेत्र है इसकी बात करें हम तो ये नगर वाला जो क्षेत्र है यानी दुर्ग व नगर दोनों के चारों तरफ क्या है? रक्षा कवच है, परकोटा है। ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी का? तो ध्यान में रख लेना, ये हमारे हनुमानगढ़ वाला जो है, कालीबंगा वाला जो क्षेत्र है, कालीबंगा सभ्यता जो है, इसके नगर व दुर्ग दोनों के चारों तरफ परकोटा था। क्या था? परकोटा था, रक्षा प्राचीर थी। ध्यान में रख लेना, दोनों क्षेत्रों के चारों ओर परकोटा कालीबंगा सभ्यता के अंदर देखने को मिलता है। अब ये तो दोनों तरफ परकोटा हो गया। अगर आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके न तो दुर्ग के परकोटा है न ही नगर क्षेत्र के परकोटा है? ऐसा कौन सा स्थल है जिसके न तो दुर्ग के परकोटा है और न ही नगर के परकोटा है? जब कोई प्राचीर का नाम आए, कोई प्राचीर नहीं है, ऐसे स्थल की बात आए, तब साथियों आप लगा देना चंदहरो। क्या लगा देना? चंदहरो, चंदहरो। ये जो चंदहरो है इसके न तो दुर्ग के क्षेत्र के और न ही नगर के, यानी न तो पूर्वी टीला और न ही पश्चिमी टीला, दोनों के दोनों बिना कोई प्राचीर के हैं। आप देख सकते हो ऐसे स्थलों को जिनके कोई प्राचीर नहीं है, तो वो कौन सा स्थल है साथियों? चंदहरो। कौन सा? चंदहरो। अब आपसे पूछ ले क्षेत्र कोई ऐसा कि ये पश्चिमी टीला व पूर्वी जो टीला है ये दोनों के दोनों टीले एक ही प्राचीर से घिरे हो। ऐसी ही बात हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी कि ये दोनों के दोनों टीले जो है एक ही प्राचीर से घिरे हो। ऐसा स्थल कौन सा है? पश्चिम व पूर्वी टीला जो है, दुर्ग व नगर वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों के दोनों टीले एक ही प्राचीर से घिरी है। ऐसे क्षेत्र की बात करें तब आप ध्यान में रख लेना साथियों किसको? लोथल को। और एक क्षेत्र और मिलता है सुरकोतड़ो। कौन सा? सुरकोतड़ो। लोथल व सुरकोतड़ो जो है ये क्या है साथियों?
दोनों क्षेत्र जो है इनके अंदर पूर्वी टीला व पश्चिमी टीला जो है एक ही प्राचीर से घिरा हुआ है। क्या है? एक ही प्राचीर से घिरा हुआ है। इसके बाद में साथियों हमने एक और बात पढ़ी थी कि पश्चिम टीला व पूर्वी टीला इनके जो बीच में मध्य भाग जो बचा हुआ खाली भाग है, यहाँ पे हमने एक और क्षेत्र पढ़ा था जिसको कहते हैं क्या साथियों? मध्यमा। क्या कहती है? मध्यमा कहती है। मध्यमा किस क्षेत्र में पढ़ा था? पूछ ले कि पश्चिम व पूर्वी टीले के बीच में मध्यमा किस क्षेत्र के अंदर है? किस क्षेत्र के अंदर है साथियों? पूर्वी व पश्चिमी टीले के बीच में, यानी दोनों के बीच में मध्यमा जो है किस क्षेत्र के अंदर देखी गई थी? तो यह देखी गई थी साथियों किसके अंदर? धोलावीरा। कौन सा क्षेत्र साथियों? धोलावीरा। कौन सा क्षेत्र? धोलावीरा। ये तो हमने नगर व दुर्ग की जो बेसिक बातें हैं वो की। क्या है? जो बेसिक बातें हैं वो की है। हमने इधर वाला टीला भी देखा, हमने इधर वाला भी देखा, यानी पश्चिम टीला व पूर्वी टीला हमने दोनों देखा। हम बात किसकी करने वाली है साथियों? नगर की बात करने वाली है। तो ये तो नगर है ही नहीं, ये तो क्या है? दुर्ग है। और नगर कौन सा है? हमारा पूर्वी टीला है। क्या है? पूर्वी टीला है। क्या कहलाता है? नगर कहलाता। तो हम ये जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र को हम पढ़ने वाले हैं, न कि हम इधर पश्चिमी टीले को पढ़ने वाले। इसको नहीं पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे? नगरों के बारे में जानकारी देखेंगे, क्योंकि दुर्ग जो है यहाँ पे राजा महाराजा पुरोहित रहती हैं, तो यहाँ पे तो व्यवस्था अच्छी ही मिलेगी। हमें नगर की व्यवस्था देखनी है। यहाँ के नगर जो थे वो कैसे थे, किस प्रकार से उनके घरों के आकार मिलती हैं, कैसी इनकी सड़कें हैं, कैसे इनका रहने का जो ढंग है वो कैसा है, वो हमें नगरों का देखना। चलते हैं हम नगर की ओर। कहाँ पे? नगर की ओर। नगर के बारे में जानकारी लेते हैं, नगर करते हैं। तो धोलावीरा ध्यान में रख लेना कौन सा स्थान है? पूर्वी व पश्चिमी टीले के बीच में मध्यमा स्थित वाला क्षेत्र कौन सा है साथियों? धोलावीरा है। और बात आ जाए बिना कोई प्राचीर वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो साथियों चंदड़ो है। क्या है? चंदड़ो है। इसके बाद में बात आए दोनों क्षेत्र अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए वाला क्षेत्र कौन सा? कालीबंगा। एक ही प्राचीर से घिरा हुआ नगर व दुर्ग क्षेत्र जो है ये किस स्थान पे है? तो ये हम देखते हैं लोथल व सुरकोतड़ो के अंदर। चलते हैं आगे। नगर नियोजन के अंदर पढ़ेंगे तो कौन सा क्षेत्र पढ़ेंगे साथियों? नगर क्षेत्र पढ़ेंगे। नगर वाला ही क्षेत्र पढ़ेंगे। अब देखो, इस नगर को ही पूर्वी टीला कहती हैं। ध्यान में रख लेना कौन सा टीला साथियों? पूर्वी टीला। इस नगर के अंदर देखते हैं हम क्या देखें कि इसका आकार कैसा मिलता है। ये जो नगर अभी मैंने यहाँ पे बनाया था, इसका आकार कैसा मिलता है। नगर का आकार कैसा मिलता है? नगर का आकार हमें देखने को मिलेगा आयताकार व वर्गाकार। आयताकार व वर्गाकार जो है हमें देखने को मिलता है। फिर बात करें हमें इस नगर के अंदर सड़क की बात करें। ये जो नगर वाला क्षेत्र है, इस नगर वाले क्षेत्र के अंदर हम सड़क की बात करें, जैसे मैं इधर बनाता हूं नगर, ये नगर बन गया हमारा। कौन सा क्षेत्र है साथियों? नगर क्षेत्र। इसके अंदर हम सड़क की बात करें, इस नगर क्षेत्र के अंदर सड़कें कैसी है, तो इसके अंदर जब हम सड़कों की जानकारी लेते हैं तो ऐसा कहते हैं इसके अंदर जो सड़कें हैं वो क्या करती है? लंबवत काटती है। लंबवत क्या करती है? काटती है। कैसे काटती है? ऐसे काटती है लंबवत।
इधर से और इधर से बीच में क्या बन गया, चौराहा बना है। क्या बना है, चौराहा बना है। ये सड़कें हैं जो क्या है, नगर के क्षेत्र के अंदर लंबवत काटती है। किस क्षेत्र की बात करी है, नगर क्षेत्र की बात करती है। किस सभ्यता के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनकी बात करी है। उनमें नगरों की जो सड़कें हैं ये लंबवत काटती, कैसे काटती है, लंबवत काटती। समझ में आई, लंबवत काटती है, इन्हें मुख्य सड़कें है ना, मुख्य सड़कें हैं। फिर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो में जो मुख्य सड़क है इसे क्या कहते हैं। अभी अब जब हम सड़क पे आ ही गए तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो, इसके अंदर जो मुख्य सड़कें हैं, अभी जो हमने लंबवत काटते हुए देखी है, ये जो सड़कें हैं इसको मुख्य सड़क से नाम से ही नहीं जाता, मोहनजोदड़ो के अंदर इसी नाम से नहीं जाना जाता, जबकि इस मुख्य सड़क को मोहनजोदड़ो के अंदर क्या कहते हैं साथियों, राजपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो में राजपथ कहती हैं। क्यों कहती हैं राजपथ, अब देखो इस राजपथ को राजपथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी है साथियों, 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। क्या है, चौड़ाई, मोहनजोदड़ो की चौड़ाई बात करी है हम, इसका जो राजपथ है इसकी चौड़ाई कितनी है साथियों, 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर है। बाकी इस मोहनजोदड़ो को छोड़ के अन्य जो नगर है, अन्य स्थलों के जो नगर है, इनकी सड़कों की चौड़ाई की बात करें हम, इनके सड़कों की चौड़ाई जो है वो हमें कितनी मिलती है साथियों, 2.75 मिलती है। कम से कम 2.75 मिलती है। अधिक से अधिक हमें इनकी चौड़ाई जो मिलती है ये 3.66 मीटर मिलती है। अब देखो कहाँ पे 2.75 से 3.66 मीटर तक मिलती है, और इस मोहनजोदड़ो के राजपथ की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। क्या है, 10 मीटर है। तो ये अपने आप में ही वास्तव में राजपथ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा, क्या है, बड़ा। इसके बाद में हम बात करें अन्य नगर की सड़कों की चौड़ाई के बाद में बात करें, ये तो मुख्य सड़कें हो गई, ये तो क्या हो गई है, मुख्य सड़कें हो गई है ना, ये तो मुख्य सड़कें हो गई है। अब इनसे लिंक सड़क निकाले, लिंक सड़क छोटी हो जाएगी, लिंक सड़क छोटी हो जाएगी। लेकिन आप आगे कहा अपनी भाषा में गलियां क्या, कि कहा गलियां कहा, गांव में मकान लेनो है, गांव गमाई ने मकान लेनो है, तो आई पूछे कि अपनो मकान जो देख ला रहे हैं वो सड़क पर है कि गली पर है, सड़क पे है या गली पे, जब आप के कहा गांव की सड़क पर हुआ तो कह दे हाँ जी सड़क का नहीं है, और गली के मायने अपने घर को जो लेन ला रहे हैं दरवाजा खुला तो आप कह देंगे ना वो थोड़ो सड़क को थोड़ो आगली गली के मायने है ना। तो ये तो मुख्य सड़कें हैं। अब इनसे इस क्षेत्र के लास्ट में जाना है, मान लो ये जो क्षेत्र है ये मुख्य सड़क है, हम यहाँ पे आ गए, हमें इस क्षेत्र इस घर के अंदर जाना है, तो क्या हम ऐसे सीधा जाके और ऐसे कोई रास्ता होगा उससे जाएंगे ना, जाएंगे ना। क्या ये जो रास्ता है ये हमें 2.75 का ही मिलेगा या 3.66 मीटर का मिलेगा, जी ऐसा नहीं होता। गलियां क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, छोटी हो जाती है, क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ध्यान में रखना साथियों कि इन नगरों की जो गलियां होती है, इन गलियों की चौड़ाई कितनी होती है, गलियों की चौड़ाई, ये बातें ध्यान में रखने वाली है साथियों। गलियों की चौड़ाई कितनी हो जाती है, 1.8 मीटर क्या होती है, इन गलियों की चौड़ाई होती है। अब देखो 1.8 मीटर तो गलियों की चौड़ाई है। मोहनजोदड़ो को छोड़ के बाकी जो अन्य नगर है इनकी सड़कों की चौड़ाई क्या है, 2.75 से 3.66 मीटर तक क्या हमें अन्य नगरों की जो सड़कें हैं ये चौड़ी मिलती है।
और गलियां जो है 1.8 मीटर चौड़ी मिलती है। मोहनजोदड़ो की मैं बात करूं तो क्या मिलता है, इसे राजपथ कहते हैं, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ये 10 मीटर तक चौड़ी है। क्या है, 10 मीटर तक चौड़ी है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, वापस थोड़ा मैप के अंदर चलेंगे, फिर आगे इसका एक नाम और निकल के आएगा नगर का, इसे उस नाम से इसी कारण जाना जाता है। अभी हमें देखने वाले ये तो हो गई साथियों मुख्य सड़कें। मुख्य सड़कें बनाई है, ये लंबवत जो काटती है ये तो मुख्य सड़कें है। अब हम इसमें गलियां बना देती हैं, क्या कर देती हैं, गलियां बना देती हैं। मान लो ये 2 गलियां हैं और अब ये जो छोटे छोटे हिस्से बन गए हैं ये मोहल्ले बन गए, पतली पतली होती। ऐसे ही इधर होगा, ऐसे ही 2 गलियां इधर है, इधर वाले इधर रह रहे हैं, ऐसे ही इधर। ये जो गलियां हैं अब ये देखो कैसे दिखाई दे रही है, एक जाल के जैसे दिखाई दे रही है। ये जो गलियां हैं, ये गलियां बनाने के बाद में अब देखो यहाँ पे किसी व्यक्ति का घर है, इसके अंदर यहाँ पे किसी व्यक्ति का घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है। तो ये जाल सा बन जाता है ना, बन जाता है ना जाल सा। इस जाल के कारण, इस जाल के कारण ये जो नगर क्षेत्र होता है इसे नगर ग्रेड नुमा, इस नगर क्षेत्र को क्या कहती हैं, ये जो नगर होता है इस नगर को कहते हैं मेरे साथियों ग्रेड नुमा। किसके नुमा, ग्रेड नुमा, या इसी को कहती हैं जाल। क्या कहती हैं, जाल। तो ये जो नगर वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये कैसा था मेरे साथियों, ग्रेड नुमा या जाल जैसा था। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये ग्रेड नुमा और जाल में फर्क है क्या? अरे जाल और ग्रेड नुमा में फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। आप फोन रखते हो, सारी के सारे एंड्रॉइड रखते हो, आपके फोन के अंदर कैमरा है, कैमरे के अंदर अगर आप फोटो लेते हो तो उस समय आप सेटिंग कर सकते हो, उसके अंदर लिखा हुआ आता है ग्रिड। क्या लिखा हुआ आता है, ग्रिड। ग्रिड के अंदर फोटो लेने से आपको फोन के जो भाग है उस भागों के अंदर डिवाइड कर देंगे और आप देख सकते हो कि हम इस फोटो को बाद में इस ग्रिड के अंदर अपलोड करेंगे तो वो फोटो आपकी अलग अलग भागों के अंदर खींचे। पजल वाला गेम देखे ना, वैसे अलग अलग भागों में दिखाई देगी, लेकिन आपकी जब प्रोफाइल देखेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल जो है सारी फोटो एक साथ दिखती है। वो सारी फोटो एक साथ अपन ऊपर उठाएंगे तो आपकी फोटो बिल्कुल एक साथ मिलेगी, यानी पूरा दृश्य देखेंगे तो प्रोफाइल, फुल प्रोफाइल पे देखना पड़ेगा। अगर हम उस प्रोफाइल के अंदर चले जाते हैं, उन पोस्टों के अंदर चले जाते हैं तो हमारे जो शरीर के भाग है, बॉडी पार्ट के, इमेज के, वो अलग अलग दिखाई देते हैं। वैसा ही ग्रिड है, वैसा ही ग्रिड है, ये ग्रिड नुमा इसीलिए नगर को कहती है। और हमें सीधी भाषा में देखें तो ये जाल जैसा दिखाई देता है, इसीलिए नगर को जाल या ग्रिड नुमा भी कहते हैं। अब देखो, इस नगर के अंदर मान लो यहाँ पे कोई घर है, क्या है, यहाँ पे कोई घर है और इसके इस साइड गली लग रही है, इस साइड गली लग रही है, ये क्या है, गली, इस साइड गली। यहाँ पे कोई दूसरा घर आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दूसरा, ऐसे घर आ जाएंगे, गलियां लगती हैं। सारे घर जो बसे हुए हैं वो गलियों पे है। कैसे है, अभी देखो नगर के अंदर क्या सिस्टम था, जो घर थे इन घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर, यानी मेन सड़क की ओर नहीं खुल के कहाँ पे खुलते, घरों के दरवाजे कहाँ पे खुलते, मुख्य सड़क पे नहीं खुलते थे बल्कि गलियों में खुलते थे, गलियों में खुलते। देखो कितनी तगड़ी बात है, इन्होंने मुख्य सड़क का उपयोग नहीं लिया, इन्होंने कहा मुख्य सड़क तो है बस वो आने जाने के लिए, मुख्य सड़क से आए गली में एंटर और गली से हमारे घर में आना पड़ेगा, मुख्य सड़क से आप घर में नहीं आ सकते। मुख्य सड़क से अगर आप प्रयास करोगे तो सिर्फ घर के आर बार यानी आरा बारा घूमता रहोगा, अंदर नहीं आ पाओगे।
तो यह भी ध्यान में रख लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नगर स्थल थी उनके अंदर घरों के अंदर जाना है तो गलियों से गुजरना पड़ेगा, मुख्य सड़क से हम नहीं जा सकते। तो घरों के दरवाजे कहाँ पे खुलते? गलियों में खुलते। ये नगर नियोजन में विशेषताएं हैं इनकी विशेषताएं है कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। अब हमने देखा कि सर नगर क्षेत्र में तो दरवाजे खोल दिए, कहाँ पे? गलियों में। क्या सारे के सारे नगरों के अंदर, सारे के सारों स्थलों के अंदर सारे के सारे दरवाजे गलियों में ही खुलते थे? अभी हम देखने वाले। अब हम आगे बात करें कि क्या सर सारे के सारे नगर क्षेत्रों के अंदर ये जो दरवाजे हैं ये गलियों में ही खुलती हैं, सड़कों पे नहीं? ऐसा एक क्षेत्र हमें मिलता है जिसका दरवाजा सड़क की तरफ है। सड़क की तरफ दरवाजे की बात करें, सड़क की तरफ दरवाजे की बात करें तो वो स्थल साथियों कौन सा है? लोथल है। ध्यान में रख लेना, कौन सा स्थल है? लोथल स्थल है, जिसका दरवाजा जो है, घरों के दरवाजे जो है नगर क्षेत्र के अंदर सड़क की तरफ खुलती हैं, गलियों की तरफ नहीं। ये बात आप ध्यान में रख लेना। ये तो हमने बड़े बड़े नगर क्षेत्र की बात की है। अभी हम घर की तरफ गए हैं, घर की दरवाजे की तरफ गए हैं कि इनके जो दरवाजे हैं ये गलियों की तरफ खुलती हैं, सड़कों की तरफ नहीं खुलते। लोथल के अंदर जो दरवाजे हैं घरों के वो सड़क की तरफ खुलते हैं, गलियों में नहीं खुलते। ऐसी बात हमने पढ़ी है। अब हम घर तक आ ही गए हैं तो क्यों न हम घर के अंदर ही चले जाए। देखो ऐसा ही होता है, गांव में हम जाते अपने कार्य से है लेकिन फिर गांव में कह देते हैं कहला यार गांव में आएगा तो हाँ ही, मतलब आप रिश्तेदारी का घर में मेन गांव आ गया, घर में जानता फिर गांव में आ गया 10 मिनट आगे लग जाए। अरे कई बार यहाँ हुआ है कि आप गुजरता हूँ आप जो खास मित्र है गेट का तो अपने मन में आई गए कि यार गेट का आकर तो गुजरने लाग 10 मिनट में ही जब आप गेट घर कन्ने पहुंच गया, गेटा पर पहुंच गया कि अच्छा गेट सड़क का नहीं कौन खुली, घर का गड़िया का नहीं खुला है घर का गेट, तो फिर आप गड़िया का नहीं आए गया तो घर में जाए कोई चावड़ी पानी पी आवा तो चावड़ी पानी पी के आवागा तो पी के क्या जब आप घर के माँ जाओ है ना, तब घर के माँ जाऊंगा जब अपन के करना पड़ा वो अभी बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो चलते हैं घर की तरफ। अब घर में देखेंगे घर कैसे हैं इनके। उस समय के घर की बात करें, उस समय के घर कैसे। अब मान लो इस क्षेत्र में इस गली पे ये घर है, अब इसका गेट मान लो यहाँ पे, जैसे ही गेट में एंटर करेंगे और घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो घर के प्रवेश होने पे हम जिस स्थान में घुसते हैं उसको कहते हैं आंगन। अंगना में सैया मोरे स्विमिंग पूल बनवाइया, है ना, गाना चल रहा है भोजपुरी ट्रेनिंग में, अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनवाइया। और बाद में फिर वो आगे कहता है, ये वो तो आप सुन लेना क्या कहता है। तो घर के अंदर गली से घर के अंदर घुसते ही क्या होता है, आंगन होता था इनकी। आजकल क्यों है, छोटा सा घर है, ला रहा है 2-3 कमरा, फिर बरामदो आ गयो, फिर रसोई आ गई, फिर नए कमरों आ गयो, फिर आगे फिर थोड़ा छतेड़ो आ गयो, पेड़ी पुड़ी चढ़ाई आ गई, खुल्लो आ गयो, 8 थारो दरवाजो है मेन, 8 थारा आस पास 2 कमरा के है, 8 थारा आस पास 2 कमरा है। आ दोनों कमरा दरवाजा बाहरली तरफ खुलना आ रही है और थारो बड़ो दरवाजो बहुत कम खुला है क्योंकि थारे कमरा गेट खुला रहे है और आपड़ा की है कमरा में ही बैठे है। मतलब आंगन में तो पड़ता ही की प्रकार को नहीं घुसे, वो तो मैं फिर ही बड़ो बना दियो। आजकल तो घर ही छोटा छोटा मिला है, बस इडो घर है, ये पीछे 2 कमरा आ गया, फिर आगे रसोई आ गई, फिर आगे खुल्लो मैदान, इंग माई आदि सी टॉयलेट बाथरूम थारा यानी स्नानागार वगैरह,
अटई इन रसोई के सारा पूजन किचन वगैरह जो भी है थारो वो ना जो पाठ पूजा लो। आगे फिर थारो एक कमरो आ जाएगो और आ लियो आ खाली जगह है, आ थोड़ी सी जगह है जेका में थारो कोई मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, तो केटन वगैरह बाढ़ खड़ी ला देगी। तो आंगन तो खत्म ही हो गया है। और सिटी में तो भाई साहब ये देखने को नहीं मिलता, पीछे 2 कमरे फिर आगे किचन, किचन से निकलते ही गेट। अल्ले के कर लिया अटा गांव वाला जब डील का डाकी टाइप वाला कमरा में जाके सोए तो रात ने गोडा मोड़ के गोडा में सिर गाल के सोना पड़े। क्यों सोना पड़े? अपना बेली जगह के है 6 फुट प्लस है और बड़ा कमरो 6 फुट को है। अब मान लो 6 फुट 3 इंच को मानस है, अब वो 6 फुट के कमरे में 3 इंच तो एडजस्ट करेगो करेगो। अरे कमरो जब मान लो कमरो 7 फुट को है तो एक कमरे में 7 फुट को मान तो गाल देगा, खाट गाल देगा। कौन गिले खाट है 5 फुट गिला देगी। खाट का हर बार भी तो घूमने की चाहिए, रात में 30 लाग जाए 30 मर जाए, वाटर वाटर कर तो मर गयो, वाटर सिराना पड़े है नी। तो वह जिज्ञा भी तो चाहिए, वह खाट भी आगे जो छोटी है। तो ऐसा कहाँ पे है आज के समय में है। पहला खुल्लो आंगन होया कर तो आछो खुल्लो आंगन बेड़ो होया कर तो बेड़ा के मायने टाबर घूमया करता खटे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर क्षेत्र। जैसे ही हम यहाँ पे प्रवेश हुए आंगन आया, आंगन से आगे चलेंगे तो इनके आंगन जैसे मान लो ये एक घर है नगर क्षेत्र का, ठीक है। अटू गेट में प्रवेश करे ओ आंगन आ क्या आगे आंगन आ गया। ए आंगन का तीनों कोना अंदर आंगन के होता कमरा होता, कमरे होते थे। आंगन का जगह तीनों कोना है, दरवाजा वो इंटर करा भी में जगह जस्ट सार लो कोना है बिम कोनी, बाकी तीनों कोना है। हाँ तीनों कोना में के मिलता है कमरा मिलता। लगभग मान के चालो हर कोने में क्या थी, हर कोने में कमरे थी। आंगन के बाद में आप इधर उधर जाओगे तो आपको हर कोने में कमरे मिलेंगे और फिर बाद में इन्हीं कमरों के पास में मान लो जी हाँ वो कमरों है आगलो, इसी के पास में अपन को क्या मिलती, रसोई मिलती। क्या मिलती? रसोई मिलती। और रसोई के पास में क्या मिलता, स्नाना घर मिलता। स्नाना घर मिलता, टॉयलेट बाथरूम जो भी है वो सारी मिलती थी। अब ये तो अपने चलो मान लो बे रसोई अपन जरूरत है, पेट के मां भूख लग गई तो रसोई की जरूरत है, स्नाना घर की जरूरत है, सुबह सुबह उठ के पाठ पूजा करनी है। तो फिर भाई इनको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती थी पानी के लिए। पहले के समय में इनके घर के अंदर ही कुआं होता था, ये फिक्स है, सभी के घर के अंदर कुआं होता था। इनके जो घर का आकार है इसकी बात करें तो ये 30 वर्ग फीट का आकार होता था। कितना? 30 वर्ग फीट का घरों का आकार होता था। 30 वर्ग फीट का घरों का आकार होता था। नगर के अंदर जितने भी घर है सारे के सारे क्या है, आंगन है, कच्चे हैं। आंगन जो है कच्चे हैं, आंगन कच्ची है। लेकिन कालीबंगा वाला जो क्षेत्र है, कालीबंगा वाला जो क्षेत्र है यहाँ के आंगन पक्की ईंटों से बनाई गई आंगन है, ये भी ध्यान में रख लेना। आंगन की बात करी है तब कर रही है। अब हमने समझ तो लिया, अब हम इसको लिख भी लेती है। क्या कर लेती है? लिख भी लेती है हम किसको, घर के बारे में। नगर बाद में और बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तब। अब देखो आंगन होता था, आप बताइए आंगन के हर कोने में कमरे होते थे। ये हमने पढ़ा। घर के अंदर क्या होता था, रसोई होती। क्या होता था? रसोई होती थी। रसोई की जरूरत है खाना बनाने का, अंदर रसोई होती थी। स्नानागार होता था। क्या होता था मेरे साथियों? स्नानागार होता था। स्नानागार तो होता ही था। स्नान करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। पानी के लिए यहाँ पे क्या होता था? कुआं होता था, प्रत्येक घर के अंदर होता था। और लगभग आपको ये रसोई, ये स्नानागार है, ये लगभग आपको एक लाइन में अच्छी व्यवस्था देख के इनको बना देते। रसोई, स्नानागार, कुआं होता था। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। अब फिर इस आंगन की मैं बात करूं तो ये जो आंगन है
ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता था और इसके 3 या 4 प्रत्येक कोने के अंदर है कमरे बने हुए थे, वो थोड़े छोटे नीचे होते, निचला होता। आंगन थोड़ा ऊपर था, लेकिन आंगन की बात आए, आंगन जो है, आंगन कहाँ पे, पक्की ईंटों के आंगन की बात करें, पक्की ईंटों के आंगन की बात करें तो कहाँ पे है साथियों, कालीबंगा के अंदर है। बाकी जितने भी क्षेत्र है सब के सब आंगन कैसे थे, कच्ची ईंटों के थे, ये भी ध्यान में रखना। बाकी सारे के सारे आंगन कैसे हैं साथियों, कच्ची ईंटों की है। ये आंगन कैसा है, पक्की ईंटों का है, कहाँ का, कालीबंगा का। और ये जो घर है, इन घरों की आकार की बात करूं तो 30 वर्ग फीट आकार के घर होते थे। कितने आकार के साथियों, 30 वर्ग फीट आकार के घर होते थे, इससे ज्यादा बड़ा घर नहीं होता था। आज मान के चलो गाँव गमा जाओ तो 60 बाई 100 गो मकान मिलेगो, 70 बाई 140 गो मकान मिलेगो, फिर टेढ़ा बेढ़ा मिल जाए 80 बाई 90 गो मिल जाए, पूरा चौरस नीर पूरा आयताकार यह मिल सके, त्रिकुंटा भी मिल जाए गाँव में। तो यहाँ पे 30 वर्ग फीट आकार के घर थे, कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे इनके अंदर आता है। ये तो हमने पढ़ा नगर क्षेत्र के अंदर नगर नियोजन के बारे में बात की है कि यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था अच्छी थी, यहाँ पे जो निकासी का पानी निकालने वाली व्यवस्था भी अच्छी थी, नालियों वगैरह का प्रयोग होता था। सबके सब जो नगर है इनके अंदर लोथल को छोड़ के बाकी जितने भी नगर क्षेत्र है उनके दरवाजे गलियों में खुलते थे और गलियों की जो चौड़ाई है वो 1.8 मीटर मिलती थी। और बाकी इनके अन्य नगर मोहनजोदड़ो को छोड़ के बाकी जितने भी नगर है उनकी चौड़ाई है सड़कों की वो 2.75 से लेके 3.66 मीटर तक मिलती थी। मोहनजोदड़ो की 10 मीटर मिलती है, इसीलिए मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है उसे राजपथ कहते हैं। नगर के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, मुख्य सड़कें हैं, वो लंबवत काटती है, यानी एक दूसरे ने काटा है, लंबवत है। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं, नगर नियोजन के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके अंदर नगर नियोजन के अंदर पढ़ चुके हैं कि नगर क्षेत्र के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं, अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन ज्यादा कुछ बातें ऐसी है जिसे हमें अच्छी नहीं कह सकते। बाकी नगर क्षेत्र के अंदर अच्छा व्यवस्था थी। और नगर क्षेत्र की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे कौन रहे, मजदूर रहे, कारीगर रहे, नीचे वर्ग के लोग जो है वो नगर क्षेत्र में रहते थे और दुर्ग क्षेत्र के अंदर जो है ये बड़े वर्ग के लोग रहते थे। ये ध्यान में रखें। समझ में आई बात। अब चलते हैं आगे। नगर नियोजन का क्षेत्र हमने देख लिया, अब हम एक पक्ष और पढ़ती हैं। कौन सा पक्ष पढ़े साथियों, सामाजिक पक्ष पढ़ते हैं। नगर नियोजन पढ़ लिया, नगर नियोजन को साफ करो, सामाजिक पक्ष पढ़ते हैं। सामाजिक पक्ष के अंदर हम बात करें तो लिखती हैं किस किस बातों में बात करिए, सामाजिक। धार्मिक पक्ष को हमने एक बार छोड़ दिया, धार्मिक अलग है, सामाजिक अलग है। सामाजिक के अंदर हम बात करने वाली है किसकी, समाज की, कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर समाज कैसा था, समाज किस प्रकार का था। समाज के बाद में हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर स्त्रियों की जो क्या है दशा है, ये दशा कैसी होती थी, ये भी देखना जरूरी है। स्त्रियों की दशा देखना भी जरूरी है। ये देखें तो हम ये भी देख लें कि ये खान पान जो है, खान पान की बात करी, इनका खान पान कैसा था, क्या खाते पीते थे। खान पान पे आगे तो हम इनकी वेशभूषा क्यों छोड़े, वेशभूषा भी पढ़े। वेशभूषा पे आगे तो हम इनके टाइम पास करने वाले साधन है, यानी मनोरंजन करने वाले साधन है, वो कौन कौन से है, तो हम वो भी देख लें, मनोरंजन भी देखेंगे। अब हम देखेंगे समाज। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नगर क्षेत्र के अंदर इनका समाज के साथ, इनका समाज के साथ, समाज के अंदर मैं बात करूं
तो इनके समाज जो है 3 वर्ग क्षेत्रों में बंटी होती थी। किसके अंदर? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इनके 3 वर्ग होते थे। एक तो वर्ग निकल के आता है साथियों विशिष्ट। अब विशिष्ट शब्द आते ही आप समझ गए होंगे विशिष्ट वर्ग है ये कैसा है? ये वो वर्ग है जो दुर्ग व गढ़ी क्षेत्र के अंदर निवास करते थे लोग, ये वो वर्ग है, यानी पुरोहित राजा महाराजा वाला वर्ग। इसके बाद में हम बात करें आगे, इसके बाद में हमें आगे बात करें दूसरा वर्ग कौन है? दूसरा वर्ग साथियों इस विशिष्ट के बाद में आ जाता है बीच का वर्ग, आ जाता है मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग। मध्य वर्ग वाले कौन होंगे साथियों? सबसे पहले बात करें व्यापारी। क्या सर व्यापारी तो अच्छा खासा पैसा कमाता है, लेकिन ये मध्य वर्ग में कहते हैं। क्या मध्य वर्ग में इसलिए है कि व्यापारी जितना कमाता है उतना ही उसका लग जाता है। कैसे? आज मान लो मेरे से कोई व्यापारी चीज लेनी है यार, मैंने उसको तेज भाव ज्यादा भाव के अंदर दे दी और वो लेके चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने उस समय के भाव मार्केट का जो रेट है मूल्य है वो देख के मान लिया है। जैसे वो मेरे से खरीद के उठा के ले गया वैसे ही मार्केट का रेट जो है मूल्य है वो डाउन आ गया। डाउन आ गया तो व्यापारी के तो सिर में चपेट आ गया। तो इसीलिए मध्य वर्ग में है ये, बराबर ही है। मध्य वर्ग के बाद में बात करें कारीगर। कारीगरी करते यानी मिस्त्री जो है वो भी इसी मध्य वर्ग के अंदर आते। फिर मैं बात करूं जुलाही, और इसके बाद में शिक्षक वर्ग जो है, शिक्षक वर्ग जो है वो भी मध्य वर्ग में आता। शिक्षक वर्ग जो है वो भी मध्य वर्ग में आता था। फिर एक वर्ग और बच जाता है जिसको हम कहेंगे कमजोर वर्ग। तीसरा वर्ग कौन सा साथियों? कमजोर वर्ग में कौन होगा साथियों? कमजोर लोग होंगे। कमजोर कौन होते हैं साथियों? मजदूर होती। मजदूर व दास जो है ये कमजोर। क्या है? मजदूर व दास जो है ये कमजोर। समझ में आई बात? चलते हैं आगे। चले फिर आगे। अब आप समझ गए होंगे कि समाज जो है वो कैसा था। विशिष्ट वर्ग के जो लोग हैं ये तो दुर्ग व गढ़ी में निवास करते, बाकी जो हमने 2 वर्ग पढ़े हैं ये कहाँ पे निवास करते थे साथियों? नगर के, नगर क्षेत्र में। कहाँ पे? नगर क्षेत्र में क्या करते? निवास करते थे। अब आप इनसे समझ के अनुमान लगा सकते हो कि समाज जो है ये कैसा। एक वर्ग है वो समाज थोड़ा विकसित है, बाकी नहीं है। बाकी क्या है? विकासशील। ये बेचारे अपना जितना कमाते हैं उतने से घर चलाती हैं और इनको कमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके तो पहले ही बहुत ज्यादा धन लगाती है बेचारे। अब चलते हैं आगे। किस में देखने वाले हैं आगे? स्त्रियों की दशा। महिलाओं की जो दशा थी वो कैसी थी? यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बात करके, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मात्र प्रधान, महिलाओं की दशा की बात करूं मैं तो मात्र प्रधान थी। माता जो, मात्र जो है, जननी जो है ये प्रधान है। क्या है? प्रधान है। इसी प्रधान को कहती है मात्र सत्तात्मक। क्या? मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक कैसे कहते हैं? क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे क्या मिली है? सर्वाधिक महिलाओं की मरण मूर्तियां मिली। क्या मिली है? मरण मूर्तियां मिली। क्या मिली है? मरण मूर्तियां कहाँ पे मिली है? सर्वाधिक सिंधु सभ्यता वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे मरण मूर्तियां जो है ये सर्वाधिक प्राप्त हुई है। इन्हीं मरण मूर्तियों को क्या कहा गया? मात्र देवी कहा गया। क्या कहा गया? मात्र देवी कहा गया। इस मात्र देवी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मात्र प्रधान है, महिलाएं जो है वो प्रधान है। क्या है? महिलाएं जो है प्रधान है, महिलाओं की मानती है। क्या करती है?
महिलाओं की मानती है। मानते हैं तो क्या है, महिला के पास शक्ति है। क्या है, महिला के पास शक्ति है। इस सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र से एक मूर्ति मिली है जिसके अंदर महिला की योनि से एक पौधे का जन्म होते दिखा रही है। महिला की योनि से एक पौधे का जन्म होते दिखा रही है, यानी शक्ति तो है ही है, साथ में उर्वरता भी है। शक्ति के साथ में महिला उर्वरता भी। ये तो मान ली बात भी मातृ देवी है। मातृ देवी है, महिला के बारे में कहा कि मातृ प्रधान है, मातृत्वात्मक है। सर्वाधिक महिलाओं की मूर्तियां मिली थी जिसे मातृ देवी से जानी जाती है। महिलाओं के पास शक्ति है तभी महिला क्या है, प्रधान है। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर एक ऐसी बात और मिल जाती है जो क्या है, सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है। कैसे नहीं है, इस क्षेत्र के अंदर हमें सती प्रथा की भी जानकारी होती, सती प्रथा के भी साक्ष्य मिले हैं तभी हमें जानकारी होती। क्या मिली है, साक्ष्य मिली है। कहां से मिली है, लोथल की बात करूं मैं, लोथल से मिली है और हमारी कालीबंगा से साक्ष्य मिली, लोथल से मिली है और हमारी कालीबंगा से मिली है। लोथल से 3 युग्म समाधान साक्ष्य मिले हैं और हमारी कालीबंगा से 1 युग्म समाधान साक्ष्य मिला है, समाधान साक्ष्य मिला है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सती प्रथा होती थी। जिस पत्नी का पति खत्म हो जाए उसके साथ में उस पत्नी को भी खत्म कर दिया जाता था। ये होती है युग्म समाधान। तो महिलाओं को मात्र प्रदान कहे तो दिया, लेकिन महिला के पास शक्ति है पति के बाद जीने की। लेकिन ये जो सती प्रथा है ये इस सभ्यता का वीक पॉइंट है। क्या है, वीक पॉइंट। ये बात कर ली हमने किसकी, स्त्रियों की दशा की। अब हम देखें खान पान की बात करें कि खान पान कैसा था, तो खान पान भाई शाकाहारी क्या था, शाकाहारी। लेकिन कुछ स्थानों से क्या मिली है, मांस के टुकड़े मिले हैं, हड्डियां मिली है। कुछ स्थान से मांस के टुकड़े, हड्डियां मिली है। तो शाकाहारी के साथ में मांसाहारी भी लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं, शाकाहारी व मांसाहारी। ध्यान में रख लेना, खान पान जो है दोनों ही चलते हैं। और ये ही खान पान अगर इस क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो आज भी चलती है। आज कैसे चलते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से चलती आ रही। अरे कुछ तो सोचो मानसो यार, जिसको आप खाती हो उसके अंदर जान होती है, उस जान को मार के खाती हो, गलत है। ऐसा हो क्या आपको ऐसे समझ नहीं आए तो आपको समझ ऐसे आ जाएगा कि अगर कोई आपके छोटा बच्चा है जिसके बड़े मांस वगैरह खाते हैं, उनके छोटा बच्चा है, और ऐसा प्रचलन चल जाए कि जिसका छोटा बच्चा हाथ आ गया उसको बनाएंगे खाएंगे, फिर आपको कैसा लगेगा का यार मैं डटाबर ना खा गया। तो क्यों किसी के बच्चे को खाती, शाकाहारी खाओ, खाने को तो शाकाहारी बहुत है, मांसाहारी की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई खाती है फिर बाद में पछताती है। पहले मांस खाती हैं फिर पछताती, तो मांस से दूर रहो और बहुत चीजें हैं खाने को, वे खाओ। आगे चले, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों लोग मिलते हैं। अब वेशभूषा की बात करें, अब हम भी देख सकते हैं, इसी दौर से समझाता हूं मैं वेशभूषा के बारे में। ये वेशभूषा वाला जो टॉपिक है वो यहीं से हम देखते हैं। वेशभूषा की बात करो तो पहले हम कपड़े की बात करें। क्या करें, कपड़े की बात करें। कपड़े की बात करें तो सूती कपड़ा होता है और एक कपड़ा होता है ऊनी। कैसा, सूती व ऊनी। आज के समय में बहुत से कपड़े चल गए हैं, इन दोनों कपड़ों का यूज करते थे उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सूती व ऊनी जो है इन दोनों कपड़ों का यूज करते थे। सूती कपड़े की बात करूं मैं तो सूती कपड़े 2 प्रकार के होते थे, एक तो सादे व एक कढ़ाईदार। एक तो सादे कपड़े जिस पे कोई कढ़ाई नहीं है, सिर्फ कलर है,
और एक कढ़ाईदार जिसपे क्या है, कलर है। मोहनजोदड़ो में एक 3 पतिया शाल मिला है। मोहनजोदड़ो के अंदर 3 पतिया शाल मिला है। क्या है वो, सूती है। सूती है तो 3 पतिया शाल मतलब उसके अंदर 3 लाइनें बनाई हुई, 3 लाइनें बनाई हुई है। मतलब क्या हो गया, थोड़ी कढ़ाई होगी, डिजाइन दे दिया है ना। 3 पतिया शाल कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। और ये शाल एक साधु के ओढ़ा हुआ था। किसके, एक साधु के ओढ़ा हुआ था। और वो साधु क्या है, ध्यान मगन बैठा है। ऐसी बातें मिलती है कहाँ पे, मोहनजोदड़ो। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो के अंदर। उस साधु के बारे में बात करती है, उसे कहती है वो देहू साधु जो ध्यान मगन बैठे थे, उनकी मूर्ति है। और उनकी मूर्ति पे जो शाल, यानी उनने जो शाल ओढ़ रखा है वो 3 पतिया शाल है। मतलब सादे कपड़े व कढ़ाईदार कपड़े ये इनका थोड़ा प्रयोग करते। अब कपड़ों पे बात आ गई तो वेशभूषा के अंदर कपड़े पढ़ ली, यानी ड्रेस पढ़ ली। तो ड्रेस के साथ साथ में हम क्या पढ़ ली, आभूषण भी पढ़ ली। क्या पढ़ ली, आभूषण भी पढ़ी। भी हार श्रृंगार कैसे करते थे, तो हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। आभूषण के बाद में हम पढ़ने वाले हैं मनोरंजन। चले आगे, आपके सामने समाज, स्त्रियों की दशा, खान पान, वेशभूषा के अंदर हमने कपड़े देख लिए हैं। अब हम कपड़ों के बाद में इन लोगों के देखने वाले हैं आभूषण के। आभूषण कैसे, आभूषण जो हम सोने चांदी वाले आज के समय में पहनते हैं, लेकिन सोने चांदी वाले भाई जो नहीं ले सकते, वो फिर आपको पता है शौक पूरा करने के लिए क्या करती हैं, आर्टिफिशियल ले आती। भाई देखो, शौक पूरा करना है तो जो खानते पहनते घर वाली है वो तो ले आती है। उनका सर ऐसे कैसे बोलती है ना। देखो, जो अच्छे वर्ग का लोग है वो तो ले आए, जो नीचे गरीब वर्ग का लोग है वो ऐसी आभूषण नहीं लेके आ सकता, तो वो आर्टिफिशियल लेके आता है। 17,000 वाले की सेम टू सेम कॉपी ले आता है 100-200 के अंदर। बस 1-2 प्रोग्राम निकाल लिया है, बाद में खुश है, बिल है 200-250 रुपया में 1-2 काट लिया, टोर बन गई, बाद में उड़ लिया। और वो 70-80,000 वाले लगा के आते हैं, 70-80,000 वाले लगा के आए, उनके बाद में वो फिक्स होते हैं और ज्यादा फिर वो आर्टिफिशियल वो लेके आते। तो वस्त्र हमने देख लिए, अब क्या देखें, आभूषण देखें कि आभूषण कैसी, किनके देखें आभूषण है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जितने स्थल है, जितने स्थलों के अंदर लोग रहते, 2 वर्ग है, एक तो गरीब वर्ग है और एक क्या है, अमीर वर्ग, यानी निम्न वर्ग व उच्च वर्ग। बात कर ले, ये जो गरीब वर्ग वाले हैं, क्या ये सोने चांदी वाले आभूषण लेके आ सकते हैं, क्या नहीं लेके आ सकते। तो सोने चांदी वाले कौन लेके आए, अमीर वर्ग लेके आए। सोने व चांदी के आभूषण जो है कौन पहने भाई, गरीब वर्ग के लोग, ओ सॉरी अमीर वर्ग के लोग पहने सोने चांदी। और उस समय की बात करूं तो हमने हाथी के कुछ दांत के आभूषण देखे थे, तो हाथी दांत भी उस समय महंगा ही था, आज भी महंगा ही है। हाथी दांत के आभूषण कौन पहने, अमीर वर्ग के लोग पहने। उस समय गरीब वर्ग के क्या करते थे, शंख के, शंख होता है इसके आभूषण या पत्थर जैसे पदार्थ थे, शंख से और फिर सीप से, और सीप न मिले तो साथियों मिट्टी के आभूषण बना लेते और उन्हीं से संतुष्ट हो जाते। तो ध्यान में रख लेना, सोने चांदी हाथी दांत की बात आए तो मतलब दुर्ग वाला जो क्षेत्र है ये लोग पहनते थे। और अगर शंख सीप मिट्टी की बात आए तब आप ध्यान में रख लेना, नगर यानी पूर्वी टीले वाले जो लोग थे ये पहनते थे। 2 वर्ग है, गरीब व अमीर की बात की है। अब हम इन थोड़े आभूषणों की बात कर लें कि सर क्या कैसे आभूषण है ना। तो चलते हैं आभूषण की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हड़प्पा स्थल से एक श्रृंगारदान मिला। क्या मिला है, एक श्रृंगारदान के साक्ष्य प्राप्त हुई। अब का सर श्रृंगारदान क्या है, मैं दोनों पक्ष को समझाने वाला हूं। इधर मेरी बहनें
जो बैठी है इनको, और इधर हमारा जो बी पार्ट बॉय वाला यानी मेरे साथी बैठे हैं लड़के, इनको देखो। लड़कियों को तो अब ऐसे समझ आ जाएगा कि जब थारी शादी होगी नहीं, क्या होगी, शादी होगी, जब थारा सासरा का नहीं वो एक डब्बियों सुहा होगो, बिन दैया पकड़ के खोलोगा नहीं, जब भी मैं थारा डोल दिखो पहला, फिर थे थारा डोल देख को यार ये क्या देखा, ये क्या देखा, तो वो डोल सुधारने के लिए जो सामान आता है ना उसके अंदर, वो आज के समय मेकअप वेकअप किट कुट साड़ी, वो जितनी भी पारनेट आती है, वो जितना भी सामान आता है वो क्या होता है, श्रृंगारदान होते हैं। समझ में आई। अब लड़के भाई ये देख लो, जब आप ऐसा जुगाड़ खरीद के लेके आते हो कि आपकी शादी होने वाली है, मतलब पहला सगाई फिक्स हो जाए, नहीं सगाई फिक्स के बाद पीला चावल पूरा चावल हुआ नहीं, जब इसे जुगाड़ दे गया जिकन के क्या है, श्रृंगारदान क्या है, सब देख के आएंगे, टेंशन मतलब सब समझ जाओगे। लड़की के जितने श्रृंगार है ना, छोटे से बड़े, वो सब देने आने पड़ते हैं इस श्रृंगार दान के अंदर, और डब्बियों से दान लेके जाना पड़ेगा। और आजकल जो डिजाइन भांत भांत का है, गोल्ड और चोर सर, पहला प्लास्टिक वाला सा चलता, भीसा कौन चले, आजकल नया नया चला, बढ़िया देख के आना यार, अच्छा देख के जाना, कभी लोग ना बनवा के जो कारीगरी करवा दो वो बदो लगे, वो प्लास्टिक वाला ठीक है। कहाँ से मिला श्रृंगार दान, जो मिला है हड़प्पा से मिला, कहाँ से, हड़प्पा से, ये भी ध्यान। अब और बात करें मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से चांदी के चूड़ियों के साक्ष्य मिली, क्या मिली है, चांदी के चूड़ियों के साक्ष्य मिले, कहां से मिले हैं साथियों, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से चांदी की चूड़ियां प्राप्त हुई, आय हाय मजा हुआ। चांदी की चूड़ियां उस समय प्राप्त हुई है, मतलब किस वर्ग से हुई होगी, अमीर वर्ग से, यानी दुर्ग वाले क्षेत्र से प्राप्त हुई। ये लोग क्या पहनते हैं, चांदी की चूड़ियां पहनते, श्रृंगार हार उस समय की महिलाएं भी करती। आगे चले, आगे चलते हैं तो हमारे गंगानगर के पास में हनुमानगढ़ लगता है, हनुमानगढ़ में सभ्यता है कैसी, कौन सी सभ्यता है साथियों, कालीबंगा है, क्या है, कालीबंगा है। इस कालीबंगा के अंदर क्या है, हाथी के दांत की चूड़ियां मिली तेजा बेटा लोग आप पास आ रहे, हाथी के दांत की क्या मिली है, चूड़ियां मिली है, मतलब ये भी कौन पहनते थे, अमीर वर्ग यानी दुर्ग वाले लोग पहनते। हाथी के दांत की चूड़ियों के साक्ष्य की बात करें तो कहां से, कालीबंगा से। फिर क्षेत्र आता है नौसारो, कौन सा क्षेत्र आता है, नौसारो से क्या मिला है, एक और आभूषण मिला है, एक और हार श्रृंगार मिला है, क्या, सिंदूर, क्या मिला है, सिंदूर। यहाँ के जो लोग हैं वो सिंदूर का यूज करती हैं हार श्रृंगार के लिए। और देखो चंदड़ों से, चंदड़ों से क्या मिलती है, लिप को सुंदर सुंदर दिखाने वाली क्या होती है, लिप स्टिक होती है, क्या होती है, लिप स्टिक होती है। ये लिपस्टिक कहां से मिली है, चंदड़ों से मिली, कहां से, चंदड़ों से। और क्या मिला है, इस चंदोदड़ों से मिला है अंजन, अंजन शालिका, अंजन शालिका भी। अंजन शालिका क्या है, आज के समय का महीने तो आप यूज को निकलने लग गया, लेकिन पहला करता है आंख के अंदर, अब तो कोई लगाए तो काजल लगाए, सुरमो तो बहुत कम काटा है, सुरमो लगा दे नहीं, आज अलग तो छोटी खड़ो कटा दी फिर तो लगे, तो ये वो सुरमा लगाने वाली वो सड़ाई होती है ना, वो ये अंजन शालिका है। इसके साक्ष्य कहां से मिली है, चंदड़ों से मिली। फिर एक बात और देख लो, एक बात और देख लो,
ये जो हड़प्पा क्षेत्र हमने पढ़ा है इसके अंदर श्रृंगार दान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी हड़प्पा के अंदर मैं एक बात और लिख देता हूं, इसी हड़प्पा क्षेत्र से क्या मिला है, बोतल के अंदर, बोतल में काजल के साक्ष्य प्राप्त हुए। बोतल के अंदर क्या हुआ साथियों, काजल के साक्ष्य प्राप्त हुए। काजल के साक्ष्य कहां से, बोतल से प्राप्त हुए हड़प्पा के अंदर। ये तो हमने पढ़े हैं क्या, सामाजिक पक्ष के अंदर वेशभूषा पड़ी है, जिसके अंदर हमने दो भाग देखे, एक तो वस्त्र था और एक आभूषण। कैसे वस्त्र पहनते थे और किस प्रकार के आभूषण पहनते थे। अब हम चलते हैं किस पे, मनोरंजन पे। किस पे चलेंगे, मनोरंजन पे चलेंगे। तो चलो फिर क्या करें, मनोरंजन पे। सामाजिक पक्ष के अंदर हमारा अगला है क्या, मनोरंजन। तो मनोरंजन की बात करें भाई, मनोरंजन कैसा है, किसकी बात, मनोरंजन की बात। देखो मनोरंजन कैसा करते थे ये साथियों, अब आप पढ़ लेते हैं, कोई मनोरंजन करा कि फोन चला लेना। शिकार खेलना करते थे, ये शिकार खेलते थे। मछली पकड़ना, मछली पकड़ लो ज्यादा सारा टिंगर बेड़ा होगी, मछली पकड़ लिया। और बात करें और क्या, वो फेंकने वाला जो हम लूडो खेलते हैं ना अपने, वो पहले ये खेलते थे जिसको क्या कहते हैं साथियों, चौपड़ पासा। और ये चौपड़ पासा है ना, उस समय का मनोरंजन का सबसे ज्यादा प्रचलित था, प्रसिद्ध था। क्या करना, चौपड़ पासा खेलना। आजकल लूडो कौन खेलना, चौपड़ पासा तो दूर की बात है। फिर क्या करते, टाइम पास करने खातर थोड़ा नृत्य कर लेते। नृत्य करना, नृत्य करते तो इनको धीरे धीरे पता चल गया कि यार गाना गाना भी होना चाहिए। तो ये गाना गाना, अब ये गाना गाना मतलब है गीत गानो, गानो सुनानो, गानो गानो, है नी। फिर ये क्या करते, अब ये भैया अनोखे ही खेल है, देखो पशु पक्षियों को लड़ाना, पशु पक्षियों को लड़ाना, ये क्या थे, इनके मनोरंजन के साधन थे। आज भी पशु पक्षियों को लड़ाना इधर पंजाब साइड के आज भी चलती है। पंजाब वाले क्षेत्र के अंदर मुर्गा लड़ा हुआ बेटा, देख रहे हैं, मुर्गा लड़ा हुआ है, कबूतर लड़ा हुआ है, बताओ इसे तो लड़ा हुआ है। और थोड़ा आपा भारत में नीचे ही साइड में चला जब तनवीर है, गोदा लड़ा हुआ है, झूठा लड़ा हुआ है, ऐसा तो खेल है अजीब ही देखने। तो हमने क्या देखा, सामाजिक पक्ष के अंदर मनोरंजन के साधन देखे, शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना। एक और लिख लो साथियों, और एक टाइम पास वाला साधन बता दूं मैं, और टाइम पास वाला साधन क्या, मंजीरा देखिए, खड़ताल, मंजीरा, ढोल सारा देख रहा, ढोल सबके बजता है, ढोल बजाना, ए बजाब जो बेटा टाइम पास कर लेता। नृत्य करना, गाना गाना व मंजीरा, ढोल बजाना, ये इनके क्या थे, मनोरंजन के साधन थे। तो हमने हड़प्पा क्षेत्र या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने देखा नगर नियोजन। नगर नियोजन के अंदर हमने नगर के बारे में बात की, घर कैसे थे, किस प्रकार से घर के अंदर का माहौल था। उसके बाद में हमने सामाजिक पक्ष पढ़ा। अब हमारा धार्मिक पक्ष बचता है, इसको हम आगे दो भागों में बांट के पढ़ने वाले। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। शेयर के साथ साथ में हमारे द्रोणा पेशेस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते ही आगे चलेंगे तो बेल आइकन का बटन आएगा, बेल आइकन के बटन को ऑन करते ही आपको क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिलने लगेगा। इसी के साथ तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।